प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3 रिलेशंस एंड फंक्शंस हम कर रहे हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हुए चल रहे हैं हर कैटेगरी हर वैरायटी के क्वेश्चंस की, जो सब आपको ये दोनों एग्जामिनेशंस आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस्ड, जिसे आप स्पेसिफिकली जेईई एडवांस के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम्स जो आपसे पूछती हैं उस हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, या मैट्रिक्स मैच्ड हो, या लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी फिलहाल हम सिंगल करेक्ट करें, देन ग्रेजुअली एक एक करके सारे हर एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को केटर करेंगे। आई होप आप जानते हैं। इसके बाद हम जेईई एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से हम पहले चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कवर करते हैं एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट क्वेश्चंस के साथ, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज आपकी हर चैप्टर को लेकर चलती रहती है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है, अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करने के बाद अलजेब्रा, और फिर आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। रिलेशंस इन फंक्शंस में सीधे हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। वो क्या लिख रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। आई थिंक जो कह रहा है वो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 cos x, वेयर y इज इक्वल टू, अब उसने यहाँ पे तो y के टर्म्स में एक इक्वेशन दी और y भी उसने कुछ कहा है 1/3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, मतलब ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप ये साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लियरली आपके GIF को डिनोट करता है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचूंगा वो एक अलग बात है, पर उससे पहले क्या मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा और इस वाले पार्ट को रीराइट या थोड़ा वर्कआउट कर सकता हूँ? कोशिश कर सकते हैं सर, तो कोशिश की जाए, है ना। तो पहले इस वाले पार्ट को जरा सोचने की मैं कोशिश करता हूँ कि y क्या लिखा हुआ है। देखो हमें वो y क्या लिख कर दे रहा है, वो y जो है वो लिख कर दे रहा है 1/3, है ना, 1/3 टाइम्स। क्या अब आपको इस डिस्कशन से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी याद दिलाना चाह रहा हूँ। आपको याद है हमने पढ़ा था, अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, जहाँ पे अगर मुझे पता हो कि n जो है वो आपका कोई ना कोई इंटीजर है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट हियर? उससे यहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, आप मेरी एक छोटी सी बात समझो। यहाँ पर आप नोटिस करो, मुझे नहीं पता ये साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि इस अंदर वाले पार्ट को मत देखो, है ना, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप बस इस पार्ट को देखो कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है। इसके ऊपर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो एक इंटीजर होगा। तो शैलाई से ये इसी फॉर्म में तो कुछ लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस एन इंटीजर, प्लस एन इंटीजर, एंड इफ दिस हैपेंस टू बी एन इंटीजर, मैं इसे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन के बाहर लिख सकता हूँ। आई होप आपको पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 1/3 लिखा हुआ है, इसे ऐसा लिखा रहने दीजिए। ये फ्रैक्शन पार्ट वाला साइन नहीं, एक नॉर्मल ब्रैकेट है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं इसको एक नॉर्मल ब्रैकेट ही बनाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, साइन एक्स, और इसके साथ जो ये इंटीग्रल पार्ट है उसे मैं अलग से लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, उसे गौर से देखिएगा, वो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि सर इसमें अभी और सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है? कैसे? ध्यान से देखो सर, यहाँ वापस ये कुछ है, मुझे नहीं पता, कोई ना कोई वैल्यू, पर इसमें आपने एक इंटीजर ऐड किया और उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो। तो शैलाई से इसको ऐसे लिखने के बजाय आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, y इज इक्वल्स टू वॉट, 1/3 टाइम्स, गौर से सुनिएगा, ये जो है इसे हम ऐसे ही रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस, है ना, साइन एक्स तो ऐसा का ऐसा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाना तय है, पर ये जो एक इंटीजर है इसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर लिख सकता हूँ और इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये जो पूरा आपका एक इंटीग्रल पार्ट है इसे मैं वापस बाहर रख सकता हूँ इस वाले आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर से। डू यू ऑल एग्री विद दैट? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? अब सर अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या हम कह पा रहे हैं दिस एंड दिस ऑल 3 ऑफ देम आर आइडेंटिकल, तो यानी कि ये क्या बन जा रहा है, 3 टाइम्स
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, और उस 3 से ये 3 कैंसिल, तो सबसे पहले तो मैं y को सिंप्लीफाई कर पा रहा हूँ कि y जो है इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। दैट्स इट, इतना ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बस उसने घुमा फिरा के आपको बहुत सारी चीजें करवाई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू क्रैक कि y क्या होगा। इसी बेसिस पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं दिख रहा कि यहां से मैं कुछ क्रैक कर सकता हूं? क्या क्रैक कर सकता हूं? देखो सर वापस, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, मुझे नहीं पता y क्या होगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, फिर से गौर से देखो सर, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। अब देखो ना, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, यानी एक इंटीजर होगा, यानी शैलाई से मैं इसे अलग से कैसा लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स cos x। गौर से सुनिएगा, मजेदार सी ये बात है और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, दैट इज गोइंग टू बी कितना, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos x। यानी यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y यहां से पता चल रहा है कितना है भाई, cos x। आप सुन रहे हो, हमने 2 चीजों पर काम किया, हमने यहां से निकाला तो y कितना आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। आई होप आप सुन रहे हो, और यहां से जब निकाला तो ये जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आ रहा है, ये कितना आ रहा है, cos x। अब मैं इन दोनों बातों को क्लब करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों बातों को क्लब करके चीजों को देखने में इंटरेस्टेड हूं। तो आप इस बात को सोचो कि अगर मैं y की ये जो वैल्यू है, सर y की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, अगर उसे मैं यहां रखता हूं तो शैलाई से जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब यहां से मैं क्या लिख पा रहा हूं, y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, तो आपका LHS पर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और y ये रहा, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू cos x। तो इज इक्वल टू, मैं यहां लिख लेता हूं cos x। अब आपको समस्या नजर आ रही है कि एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप इसे क्यों नहीं वर्कआउट कर रहे हो, सर आप इसे क्यों अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करके रख रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ऑलरेडी एक इंटीजर होगा, अब उसका वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना डज नॉट मेक एनी सेंस। आई होप आप जानते हो, अगर आप एक इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो वो एक इंटीजर खुद होता है, तो यहां पर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड हेंस नाउ फाइनली दिस क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू दिस एक्सप्रेशन कि आपको निकालना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कब cos x के इक्वल होगा। ये इतना सिंपल, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब सर इसे कैसे सोचेंगे, मेरा कहना है, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो हमने 2 तरीके डिस्कस किए थे। क्या मैं एक सीधी सीधी फंक्शनैलिटी डिस्कस नहीं कर सकता कि सर ग्राफ बनाओ, और उसने आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट करते हैं कौन कौन, आपका cos x का ग्राफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ। बाय द वे, क्या उसने x को कहीं रिस्ट्रिक्ट किया है, सर x को उसने कहीं से कहीं तक भी, कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, मतलब x कहीं से कहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो एक एक करके दोनों बात पर बात कर लेते हैं कि ग्राफ कैसे बन रहा होगा, और फिर हम आगे सोचना शुरू कर देंगे। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है? तो सर सोचते हैं, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, चीजें यहीं से ड्रॉ करता हूँ, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x पहले बना लेते हैं, फिर हम उस पर cos x का ग्राफ बना लेंगे। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते हो। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर आप sin x का ग्राफ बनाते हो तो आई होप आपको प्रोसेस यानी प्रक्रिया पूरी बहुत स्पष्ट तौर पर याद है कि आपके पास पहले तो क्या होता है सर, यहाँ पर कहीं मेरे पास लेट्स से ये है कितना y एक्सिस। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और अगर ये है आपका y एक्सिस तो इसी तरीके से आपके पास x एक्सिस भी होगा। हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर पाने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, है ना। Despite having all these tools, we fumble terribly here, है ना। चलो, ये समझ आ रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊँ पहले, तो शायद मैं फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x भी बना लूँगा। तो जल्दी से देखना sin x का ग्राफ कैसे बनेगा सर। ये मान लिया जाए sin x का ग्राफ है ना। अगर ये आपके sin x का ग्राफ है तो मैंने अभी बस इसे 0 से 2 पाई में बनाने की कोशिश की, तो 0 है ना, ये π/2, जिसे अगर मैं चाहूँ तो 1.57, और ये कितना पाई यानी कितना 3.14 लिख सकता हूँ। ये 3π/2 और ये कितना होगा 2 पाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एंड ऑफ कोर्स 3.14 में अगर मैं 1.5 ऐड करूँ, यानी मैं टेक्निकली 3.1 में 1.5 भी फिलहाल ऐड करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो 3.1 प्लस 1.5, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4.6, अप्रॉक्सीमेटली 4.7 अगर मैं एक मोटा मोटा प्रिसीजन पर खेलना चाहूँ तो। 3.14 का डबल 6.28, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 6.28, है ना। आप चाहें तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं वो भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। जैसे कि ये कितना है, ये
π/2 है, ये कितना है भाई, ये आपका पाई है, ये कितना है 3π/2 है, और ये आपका कितना है 2π। कोई परेशानी तो नहीं इस बात से? सर अभी आपने बनाया है साइन एक्स का ग्राफ, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स में इंटरेस्टेड है। तो मेरा कहना है मैं कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स ढूंढता हूँ साइन एक्स पर, तो वो क्या क्या होंगे सर, वो आपके ये 3 पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से, -1, 0 और 1। तो आप सबसे अच्छा काम अगर जीवन में करना चाहें तो ये करिए कि 1 पर एक तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना, एक तो लाइन आप ड्रॉ कर लें कहाँ पर, 1 पर, जो कि ऑफकोर्स आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आप 0 से पास होती हुई ड्रॉ कर ले, जो कि कोइंसिडेंटली बनी हुई है आपका एक्स एक्सिस। और तीसरी लाइन आप ये बना लें, है ना, तीसरी लाइन आप ये बना लें। मैं इस -1 और 1 को ज़रूर ठीक कर लूँगा, पर पहले तो क्या इतनी जो बातें हमने की हैं वो समझ आई? यकीनन तौर पर ये जो आपका पॉइंट है ये क्या है भाई 1, और ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है -1। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब क्या सर, अब हम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर और साइन एक्स का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो जहां जहां ये कर्व आपकी इन 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करिए। तो आई थिंक एक लाइन तो आपकी पैरेलल यहाँ पर बन जानी तय है, जो कि आपकी ये इस पॉइंट से गुजर रही होगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, ये जो लाइन है आपकी यहाँ पर इस पॉइंट से पास हो रही होगी। क्या आपको ये बात समझ आई? यही लाइन आगे एक्सटेंड होती है तो यहाँ से पास हो रही होगी, यही लाइन अगर आगे एक्सटेंड होती है तो ये यहाँ से पास हो रही होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत खूबसूरत से ग्राफ नहीं है, बट आई होप वर्केबल है ना। इस लाइन को हम उठा के वापस यहाँ भी भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे इसकी आवश्यकता थी ही, और ऑफ कोर्स इसी लाइन की आवश्यकता मुझे आगे भी होगी, जो कि यहाँ है। इतना ही क्यों बना रहे हो सर, और आगे भी बनता? मेरा कहना है आप एक पैटर्न, एक सिमिलैरिटी देख लोगे, क्योंकि साइन का जो पीरियड है वो 0 से 2π है, तो 2π से 4π या फिर -2π से 0 में भी यही रिपीटेशन आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ बना लेता हूँ तो बाकी जगह भी इसके जैसा ही ग्राफ बन रहा होगा। सो आई नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट। तो मैं इसके बस एक पूरे पीरियड में एक बार देख लेना चाह रहा हूँ कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, और उसी बेसिस पर cos x का ग्राफ भी हम बनाएंगे। पर पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x तक पहुंच जाऊं। तो सर अब क्या करोगे आप? अब हम बॉक्स बाय बॉक्स चलेंगे, और आई होप आपको प्रोसेस याद है। 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? वो होता है 0, है ना। लेकिन 1 पर ऑफकोर्स ये कितना है? 1। गौर से सुनिएगा। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक ये 0 से 1 है, तो यहाँ पर वापस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, है ना। फिर वही बात यहाँ पर ये वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक? 0 और -1 के बीच की सारी वैल्यूज। तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा आपका -1, है ना। इस तरीके से आपकी ये सारी वैल्यूज चल रही होंगी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो ये जो आपके ऑरेंज पार्ट बने हुए हैं, ये जो ऑरेंज पार्ट बने हुए हैं, ये जो पूरा ऑरेंज पार्ट बना हुआ है, ये आपका किसका ग्राफ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। लेकिन क्या मैं सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं सर, इसके साथ आपको एक और ग्राफ की जरूरत है, जो कि क्या है? cos x। जो कि क्या है? cos x। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x। क्या ये हमारी किसी भी मायने में किसी भी तरीके से हेल्प करता है? कोशिश कर लेते हैं सर। तो cos x का अगर मैंने ग्राफ बनाना शुरू किया, सो विल यू हेल्प मी विद द ग्राफ ऑफ cos x? सर गौर से देखना, cos x का जो ग्राफ होगा वो कैसे जाएगा, वो बड़ी मजेदार सी बात है। cos x चला यहाँ से, है ना, ये चलता गया और ये π/2 पर 0 हुआ, है ना। π/2 पर 0 होने के बाद वो चलता गया और पाई पर क्या हुआ? -1। फिर यहाँ से चलता गया और 3π/2 पर वापस 0, और यहाँ से चलता गया और वापस 2π पर कितना? 1। 2 मौके इसके पास आए थे। कौन से मौके? एक तो π/2 पर और एक पाई पर, जहां ये बस रहते रहते इक्वल हो गए और रह गए, मतलब इक्वल नहीं हो पाए। क्योंकि π/2 पर जैसे ही cos x पहुंचा, sin x ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। उसने बोला नहीं, मैं अब 0 नहीं हूं, मैं अब 1 हूं। sin x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ने। पाई पर जैसे ही cos x -1 हुआ, उस मोमेंट पर साइन ने कह दिया नहीं, मैं तो 0 हूं। आई होप आपको समस्या समझ आ रही है कि 0 से 2π में ऐसे 2 मौके आए थे। ऐसे ही अब 2π से 4π में देखेंगे यही सेम पैटर्न, जो cos x का ग्राफ बनाए फिर वही ग्राफ कंटिन्यू होगा, फिर वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ कंटिन्यू होगा। इवन -2π से 0 में भी वही, यानी 2π के डोमेन में, 2π के इस क्षेत्र में इसी तरीके से रिपीटेशन होता रहेगा। और ये 2 मौके बार बार रहते रहते आपके बच जाएंगे। जैसे एक मौका तो ये और एक मौका ये, और टेक्निकली यही वो क्लोजेस्ट पॉइंट्स है जहां पर ये इंटरसेक्ट करने का स्कोप बना रहे थे। इसके अलावा तो साइन ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ यहाँ दूर है, ये cos x दूर है। यहाँ पर ये आपका cos x का ग्राफ है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ है, दूर है। बस 2 चांस बने थे जहां शायद इंटरसेक्ट कर लेते, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ने इसे धोखा दिया।
एक बार ये निकला यहाँ से, इसने बोला मैं आ रहा हूँ आपके घर, लेकिन ये भाई सब कहीं और थे तो ये मिल नहीं पाए। ये बोलते कि मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, आप जहाँ हो वहीं खड़े रहना, पर उतनी सी देर के लिए ये भाई सब घर नहीं पहुँच पाए, तो दोनों का मिलना या मुलाकात नहीं हो पाई। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी इक्वल नहीं हो पाए, कभी भी नहीं मिल पाए। और ये कभी भी नहीं मिल पाए तो मैं क्या कहूँगा साहब, जाहिर सी बात है इनके जो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आप मार्क करेंगे वो कितने होंगे, वो बिल्कुल जीरो, मतलब एक भी जगह ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, जरा उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है और आपको ये थॉट क्लियर हो रहा है कि जब भी मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर से डील करना है तो बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ बनाओ। इसीलिए इस बात पर बहुत एम्फेसाइज किया गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर मुझे उस फंक्शन का ग्राफ पता हो तो क्या आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आई है? आप ग्राफ के साथ कंफर्टेबल हैं, इन ग्राफ्स को लेकर तो कंफ्यूज नहीं, और आप देख पा रहे हो कितनी हैंडी, कितनी इजी ये प्रोसेस हो जाती है सोचने की, अगर हम चीज़ों को कंफर्टेबली सोच पाएं तो। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है जरा ये पढ़ते हैं। एफ एक फंक्शन है आर से आर में, मतलब ये कैसा फंक्शन है जनाब? ये सर आपका एक ऐसा फंक्शन है जो कि डोमेन इसके सारे रियल नंबर्स हैं और इसका को डोमेन भी सारे रियल नंबर्स हैं। को डोमेन जो भी हो, अभी डोमेन उसने सारे रियल नंबर्स कह के मुझे ये इस समस्या से दूर कर दिया कि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं एक्स की कोई भी वैल्यू लेना चाहूँ मुझे मिलेगी। दूसरी बात, उसने बहुत अच्छी बात कही आपसे, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। आप इन्वर्टिबल फंक्शन समझते हो ना? इन्वर्टिबल मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अब गौर से सुनना, अगर इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उसने कहा है कि इसकी डोमेन और को डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं, तो मैं तो सर ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो बाइजेक्टिव होता है। सर बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव यानी इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। सर ये क्या होता है? आई थिंक आप जानते हैं, इंजेक्टिव मतलब 1 1। ये एक फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन 1 1 होगा, और ये कैसा होगा? ऑन टू यानी सर्जेक्टिव। ये 1 1 है, मतलब इसके डोमेन में मौजूद x की हर वैल्यू के लिए मुझे y की एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, और जब मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही होंगी ना, तो मुझे जो भी सारी वैल्यूज मिलेंगी, यानी इस फंक्शन की जो रेंज निकल कर आएगी वो इस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल होगी। क्या आपको ये बात याद है? तो उस केस में ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू बनेगा, और अगर ये 1 1 ऑन टू बन गया तो ये इन्वर्टिबल है, यानी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस बात का इतनी सी जो 2 लाइन उसने लिख कर दी है, 2 शब्द उसने लिख कर दिए, उसका सिग्निफिकेंस आपको समझ आया? अब क्या उसने ये बात कही, सच दैट एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी आपके जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। सर कैसी बात कर रहे हो? तो कुछ तो भी बात कह रहा है। हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, जरा उस पर बात करते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक y एक्सिस है, ये रहा है ना, ये हमारा क्या है भाई y एक्सिस, गौर से सुनिएगा, और लेट्स से ये रहा आपका x एक्सिस। अगर आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस हैं तो मैं आपको 2 लाइंस को लेकर बात करना चाह रहा हूँ। एक लाइन मान ली जाए है लेट्स से क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स। एक लाइन अगर मान लिया जाए क्या है भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये रही वो लाइन। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? और इसी तरीके से एक और लाइन हमारे पास होती है, कौन सी? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके बारे में गहन डिस्कशन किया है, जिसको लेकर आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये है आपकी लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, और ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब मैं जितना जानता हूं अपने अनुभव से, हमने जितनी चीज़ों को पढ़ा है उसको देखकर कि सर अगर एक कर्व है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, बशर्ते वो एग्जिस्ट करता हो उसका इनवर्स, जो कि करता है कोइंसिडेंटली, और सारे रियल नंबर्स के लिए वो एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो रादर आपसे कहना चाह रहा है कि आपके जो ये दोनों कर्व्स हैं, एक फंक्शन और उसका इनवर्स, हम ये साफ तौर पर जानते हैं कि वो कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन ने ये कह दिया कि ये तो होता ही होगा जो आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात कहना चाह रहा हूं कि आपका जो कर्व है f ऑफ एक्स और उसका इनवर्स, वो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या उल्टा कह लो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है। इन दोनों बातों का क्या मतलब है? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप इस फंक्शन को लेकर क्या ओपिनियन रख सकते हो, आप इस फंक्शन को लेकर क्या डेटा दे सकते हो। पहली बात, ए ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे, ऑप्शन बी एफ ऑफ एक्स
f इनवर्स x may not be symmetrical about the line y is equals to x. That's impossible. अगर एक फंक्शन है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हर हाल में y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसका इनवर्स ही नहीं है, यानी ऑप्शन बी तो गलत है। अब ऑप्शन ए और सी मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। एक कह रहा है एफ ऑफ एक्स ऑड है और एक कह रहा है एफ ऑफ एक्स मे नॉट बी ऑड। तो ठीक है सर, इस बारे में बात कर लेंगे। और एक ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो कैसे शुरुआत करें और कैसे सोचें? मेरा कहना है, क्या आप इस दो लाइन का मतलब निकाल सकते हो कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो उन बातों का क्या मतलब होगा? इस बात से सोचो चीज़ों को। हम कैसे सोचेंगे? देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब अगर कोई कर्व है और अगर वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, मतलब वो इससे इक्वी डिस्टेंट है। कौन सा कर्व? ये और ये दोनों। यानी कि अगर इस कर्व पे कोई पॉइंट है, बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मैं इस कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की, मैं एक रैंडम कर्व ले रहा हूँ, उस पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की मिरर इमेज होगी y इज इक्वल टू एक्स रिस्पेक्ट में वो दूसरा पॉइंट। मिरर इमेज का क्या मतलब है? मतलब सुनना ध्यान से, गौर से समझना इस बात को कि अगर ये आपका पॉइंट है लेट्स से 2,3, अगर ये पॉइंट है 2,3, लेट्स से 2,3 की जगह मैं ले लेता हूँ अल्फा, बीटा। अगर f ऑफ x पर एक पॉइंट है, f ऑफ x पर एक पॉइंट है अल्फा, बीटा, तो वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज जो देगा वो आपकी f इनवर्स x पर लाई करेगी। यही तो सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि ये लाइन एज अ मिरर काम कर रही होगी f ऑफ x और f इनवर्स x के बीच में। अब गौर से सुनना, मैंने माना कि f ऑफ x पर एक पॉइंट है अल्फा, बीटा। इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में खत्म कर देंगे, पर मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई कर्व इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो उसके इनवर्स के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। गौर से सुनना, ये लाइन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने मिरर इमेज ढूंढने का फंडा सीखा है? आई थिंक सर सीखा है। अब मैं थोड़ी सी कोऑर्डिनेट की बात करना चाह रहा हूँ। एक पॉइंट है आपके पास अल्फा, बीटा, है ना, इसकी मिरर इमेज में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x1, y1, और वो किस लाइन के रिस्पेक्ट में है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मिरर इमेज निकालने में? सर फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, जो मिरर इमेज है क्या, लेट्स से x1 माइनस अल्फा अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 1 विल बी इक्वल टू, सिमिलरली जो ये वाली मिरर इमेज है क्या, y1 माइनस क्या बीटा अपॉन कितना, y का कोफिशिएंट कितना है -1, और ये किसके इक्वल होंगे? चूंकि आप फुट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हो, आप मिरर इमेज निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप -2 टाइम्स ax1। अब ax1 मतलब क्या? मतलब आपका अल्फा इंटू 1 यानी कितना, अल्फा, प्लस by1 यानी क्या, बीटा इंटू -1 यानी कितना, माइनस बीटा, अपॉन अंडर रूट ओवर इन दोनों के सॉरी अंडर रूट नहीं लगाना है, जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तब आप अंडर रूट लगाते हैं, वरना एनीवे आप अंडर रूट नहीं लगाते, सिर्फ स्क्वायर्स का सम कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, दोनों के स्क्वायर्स 1 + 1 2, तो आप यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। प्लीज गौर से सुनना, बहुत मजेदार सी बात आपके सामने दिखेगी। यहाँ से मैं एक स्पष्ट सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, बताओ ये -2 से 2 कैंसिल, तो कितना, -1, -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना बचता है? ये बचता है बीटा माइनस अल्फा। ये क्या बचता है? बीटा माइनस अल्फा। तो क्या मैं यहाँ से कंक्लूड करके लिखूँ, ये है x1 माइनस अल्फा, ये क्या दे रहा है आपको? ये दे रहा है बीटा माइनस अल्फा। क्या आप देख पा रहे हो चीज़ें? और यहाँ पर अगर मैंने -1 को थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बीटा माइनस y1। क्या आपको दिख पा रहा है? ये स्पष्ट तौर पर कितना दिख रहा है? बीटा माइनस y1। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, अगर मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट किया, तो गौर से दिखेगा क्या आ रहा है? बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल सर। तो x1 कितना आया? बीटा। तो x1 कितना आया भाई? x1 आपका आया बीटा। सिमिलरली गौर से दिखेगा, इन दोनों को अगर इक्वेट किया, इन दोनों को एक साथ रखा, तो क्या हो रहा है सर? तो गौर से सुनो, बीटा से बीटा कैंसिल, तो माइनस अल्फा माइनस y1 के इक्वल, यानी y1 कितना आया? अल्फा। तो आपको समझ आ रहा है, अल्फा कॉमा बीटा की मिरर इमेज x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन में बीटा कॉमा अल्फा होती है। ये जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, वो अगर एक ऐसा है, तो इस पॉइंट को लेकर आपका ओपिनियन क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है तो इसके मिरर इमेज क्या होगी? बीटा कॉमा अल्फा। किस लाइन के रिस्पेक्ट में? y इज इक्वल टू x। मतलब
क्या ये बात कहने के लिए मुझे इतना कुछ कहने की जरूरत है? अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात जानता हूँ, इनवर्स फंक्शन क्या कहता है सर? अगर ये x कॉमा वाई है तो ये y कॉमा एक्स ही तो होता है। इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट आप याद करिए, यहाँ जब हम y को x की टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ x को y की टर्म्स में लिखते हैं, तो ये तो होना तय है ना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो दोनों तरीकों से हम देख पा रहे हैं, या तो इनवर्स फंक्शन के कंसेप्ट से देख लो या फिर स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज के कंसेप्ट से देख लो। ये बातें हमने अपने रेगुलर थ्योरी लेक्चर्स के दौरान एनीवे डिस्कस की हैं। खैर, मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं क्योंकि अभी उसने एक नई बात आपसे कही। उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि आपका एफ ऑफ एक्स पर कोई पॉइंट है तो उसकी मिरर इमेज अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो वो एफ इनवर्स एक्स पर लाई कर रही है, इसके इनवर्स पर लाई कर रही है। मतलब इसका इनवर्स और वो फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है। तो उसका क्या मतलब है, जरा उस पर बात करते हैं। वो आपकी बात 2 सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर देगी। गौर से सुनना। अब मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूं, अगर इस लाइन को थोड़ा ठीक से लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x को इधर लाया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा कॉमा बीटा की अब मैं मिरर इमेज निकालने में इंटरेस्टेड हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो आपके पास एक पॉइंट है कौन, अल्फा कॉमा बीटा, और इसकी मैं मिरर इमेज निकाल रहा हूँ कौन सी लाइन के रिस्पेक्ट में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। और मैं मान लेता हूँ वो जो मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से वो हैं x2 कॉमा y2। मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम सिंपल सा कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या भाई, x2 माइनस अल्फा अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, है ना, गौर से सुनिएगा, y2 माइनस बीटा अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स, आई होप आपको याद है मिरर इमेज में आप -2 लेते हैं, क्या करेंगे अल्फा इंटू 1 यानी क्या अल्फा, बीटा इंटू 1 यानी क्या बीटा, अपॉन इनके स्क्वायर्स का, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम, अंडर रूट नहीं लेना है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला में लेते हैं। तो दैट इज कितना, दैट इज 2। एंड स्पष्ट तौर पर दिख रहा है सर, गौर से देखो, आप अगर इसे थोड़ा भी सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनता है, देखो ये तो x2 माइनस अल्फा मुझे दिख ही रहा है ना, ये क्या दिख रहा है सर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच रहा है माइनस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर अगर देखा तो ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है y2 माइनस बीटा। और अगर आप एक एक करके पहले इसे कंपेयर कर लें एक बार, अगर इसे कंपेयर किया तो सर माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, तो x2 कितना आया माइनस बीटा। एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लें तो माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल रहा है y2, यहाँ से y2 आपको मिल रहा है माइनस अल्फा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अल्फा कॉमा बीटा की इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मिरर इमेज है वो क्या है सर, वो है आपका माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। आप कुछ सेंस, कुछ थॉट, कुछ आइडिया डेवलप कर पा रहे हो? बस अगर ये बात आपने क्रैक कर ली तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अल्फा कॉमा बीटा की अगर मैंने मिरर इमेज निकाली इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो जो आती है वो क्या आती है सर, वो आती है माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। और बस इस बात से अब आप ये बता पाओगे कि ये फंक्शन ऑड है या नहीं। अब सिंपल सा स्टेटमेंट आप सोचो कि अगर ये अल्फा कॉमा बीटा एफ ऑफ एक्स पर लाई करता है तो उन्होंने आपसे सजेस्ट किया कि एफ इनवर्स एक्स पर ये पॉइंट लाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व एफ ऑफ एक्स, तो इसके इनवर्स पर यानी एफ इनवर्स एक्स पर इस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका सिमेट्रिकल होना तय है। मतलब एफ ऑफ एक्स कर्व के सिमेट्रिकल है, एफ ऑफ एक्स कर्व के सिमेट्रिकल है एफ इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स पर मैंने एक पॉइंट माना तो उसके सिमेट्रिकल y इज इक्वल टू माइनस एक्स के सिमेट्रिकल जो पॉइंट है वो ये है, यानी मैं ये कहूंगा कि ये पॉइंट सर एफ इनवर्स एक्स पर एग्जिस्ट करेगा। क्या सबसे पहले तो आप ये बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं ये बात कह पा रहा हूं कि एफ इनवर्स एक्स पर ये कर्व एग्जिस्ट, ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और अगर ये पॉइंट एफ इनवर्स एक्स पर एग्जिस्ट करता है का क्या मतलब है, अब इस बात को समझना। इस बात से पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आप आराम से कह दोगे कि आपका एफ ऑफ एक्स ऑड है या नहीं। अब सुनना ध्यान से, एफ ऑफ एक्स पर क्या था, अल्फा कॉमा बीटा, बिल्कुल था। एफ इनवर्स एक्स पर क्या था सर, एफ इनवर्स एक्स पर था माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एफ इनवर्स एक्स और एफ एक्स मेरे नॉलेज से y इक्वल्स टू एक्स रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल होते हैं? मतलब अगर f इनवर्स x पे माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा पॉइंट है तो शेलाई से माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा की मिरर इमेज क्या होगी y इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में? सर वो होगी आपकी, बस आपको ये पॉइंट्स इंटरचेंज कर देने। देखो ना, अल्फा कॉमा बीटा की मिरर इमेज क्या थी, बीटा कॉमा अल्फा, तो माइनस बीटा कॉमा माइनस अल्फा की मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगी सर, वो होगी, आप बस इन्हें इंटरचेंज कर दो, यानी क्या माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ये बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन को खत्म करने में। क्यों? अब सुनना, आपकी बात यहां पर आकर फाइनलाइज हो रही है। आप समझो, एफ ऑफ एक्स पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट एफ इनवर्स एक्स पर लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का सिमेट्रिक होना तय है
एफ इनवर्स एक्स के साथ इस लाइन के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया सर। दूसरी बात, मैं अपने नॉलेज से जानता हूं कि अगर कोई पॉइंट एफ इनवर्स एक्स पर लाई करता है तो वो पॉइंट सिमेट्रिकली एफ ऑफ एक्स पर ढूंढा जा सकता है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा कि इसकी मिरर इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में कौन है ये, तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स पर। अब आपका क्वेश्चन कैसे खत्म हो रहा है वो सुनना, बहुत गौर से सुनना। मैं जानता हूं सर एफ ऑफ एक्स पर अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब अगर एक्स की जगह मैंने अल्फा पास किया, मतलब अगर मैंने निकाला एफ अल्फा, तो वो क्या जनरेट करेगा, वो आपको बीटा देगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं एक रैंडम किसी भी अल्फा और बीटा पर ये बात कर रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज ध्यान से सुना इस बात को, ये पॉइंट भी क्या एफ ऑफ एक्स में लाई करता है? बिल्कुल सर, ये पॉइंट भी आपका एफ ऑफ एक्स पर लाई करता है। और अगर ये पॉइंट भी एफ ऑफ एक्स पर लाई करता है तो एक्स की जगह अगर मैंने माइनस अल्फा पास किया, एक्स की जगह अगर मैंने माइनस अल्फा पास किया तो ये क्या जनरेट करके देगा सर, ये आपको माइनस बीटा जनरेट करके देगा, क्योंकि इस पर माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा लाई करते हैं। माइनस बीटा में ये जो बीटा की वैल्यू है जो कि क्या है एफ ऑफ अल्फा, क्या मैं पास कर सकता हूं, तो मैं एफ ऑफ माइनस अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस साइन ऑलरेडी है, बीटा की वैल्यू कितनी है एफ ऑफ अल्फा, तो क्या मैं एफ ऑफ माइनस अल्फा को माइनस एफ ऑफ अल्फा लिख सकता हूं। और अल्फा और बीटा रैंडम कोई भी पॉइंट हमने इस कर्व एफ ऑफ एक्स पर माना था, और मैं बड़ी खूबसूरत सी बात देख पा रहा हूं सर कि एफ ऑफ माइनस अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा के इक्वल है। और अगर ऐसा है तो क्या मतलब होगा इसका, सर अगर ऐसा है इसका ये मतलब है कि आपका एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, आपका एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन, क्योंकि अल्फा बीटा मैंने रैंडम सी कोई वैल्यू ली, मतलब हर वैल्यू के लिए आप देखोगे कि आपका एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। यानी आप क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं कहना चाह रहा हूं बड़ी सिंपल सी बात कि अगर आपका कोई कर्व और उसका इनवर्स इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो सिमेट्रिकल होते ही हैं दो फंक्शन आपस में, अगर वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो फिर ऐसा भी अगर है तो वो फंक्शन डेफिनेटली कैसा होगा, ऑड। इसे एज अ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन आए तो आप इतनी मेहनत मत करिएगा, आप सीधे से अप्लाई करके आंसर मार्क करिएगा। बात समझ आई? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आसान है और चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आ रही हैं, बहुत टफ नहीं है। एक और मजेदार क्वेश्चन, इसे देखिए क्या लिख रहा है। पहली बात तो देखकर डरने की जरूरत नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है सर, इसे कैसे सोचेंगे। मेरा कहना है स्टेप बाय स्टेप सोचो, आपको सारी चीजें सिखाई गई पढ़ाई गई हैं। वो कह रहा है इसका ऑड एक्सटेंशन आप बताओ, तो क्या मैं किसी फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन निकालना नहीं जानता हूँ? सर हमने सीखा है, आपको याद आ रहा होगा। अगर ये मुझे एक फंक्शन दे दिया, पहले मैं फंक्शन आपके सामने लिख लेता हूँ। फंक्शन क्या कह रहा है वो, फंक्शन में लिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए और टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो पहले तो क्या दिया है डेफिनेशन में उसने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत गौर से सुनिएगा, वो दे रहा है साइन एक्स प्लस वॉट, कॉस एक्स, है ना। फिर वो क्या दे रहा है आपको भाई, ए और टेन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। तो एक डेफिनेशन में ए है और एक डेफिनेशन में टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स है। आई होप ये बात तो आपको समझ आ रही है। अच्छा, एक्स को लेकर भी वो सॉर्टेड है, 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई। तो पहले तो वो कहाँ से कहाँ तक चला, ये जो जोन है ये आपका 0 से पाई बाई टू तक का है। जब x आपका पाई बाई टू है तब वो ऐसा कुछ है, और जब x आपका पाई बाई टू से पाई तक है तब आपकी ऐसी कुछ डेफिनेशंस हैं। क्या आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा है? मेरा कहना है अगर मैं एफ ऑफ एक्स देख पा रहा हूं तो मेरे लिए क्यों ये एक बहुत टफ टास्क है कि मैं एफ ऑफ एक्स का ऑड एक्सटेंशन ना ढूंढ पाऊं। ऑड एक्सटेंशन की फंक्शनैलिटी क्या है आप जानते हो क्या, कि सर हमने ऑड एक्सटेंशन को बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी है कि आप क्या निकालो, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो और उसे किसके इक्वल रख दो, उसको एफ ऑफ माइनस एक्स के नेगेटिव के इक्वल रख दो। मतलब मैं जानता हूं बड़े स्पष्ट तौर पर कि अगर मैं अपना, आई एम रियली सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं निकालना है, मतलब मैं माइनस ऑफ अपना ये जो है, आई एम रियली सॉरी, अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर दूं कि उसमें मैं क्या ले आऊं, उसमें इस फंक्शन को टेक्निकली आपको कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ, कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि मैं इस फॉर्म में से ढूंढ लूँ, इस फॉर्म में से बना लूँ। तो मैं इसका क्या बना लूंगा, ऑड एक्सटेंशन। आई होप आप जानते हो इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन का कोई खास मतलब नहीं होता है, इसका बस इतना सा मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए और उसे अगर इवन फंक्शन बनाना है तो उसका इवन एक्सटेंशन बना दो। तो वो इवन एक्सटेंशन के साथ वो फंक्शन मिलाकर अगर क्लब्ड मैनर में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एक इवन फंक्शन होगा। किसी फंक्शन का अगर मैं ऑड फंक्शन ढूंढ लूँ, जो कि भी मैं ढूंढने वाला हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि इसका ये मतलब होता है कि उस फंक्शन में अगर उस फंक्शन के साथ उसके ऑड एक्सटेंशन को क्लब कर दिया जाए तो वो फंक्शन एक ऑड फंक्शन बन जाता है। तो जो ये फंक्शन है ये तो है, इसका मैं अब ऑड एक्सटेंशन ढूंढने चला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं x की जगह माइनस एक्स और इस तरीके से फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगाकर इस फंक्शन की डेफिनेशन को रिफाइन करूँगा और इसका
ऑड एक्सटेंशन ढूंढूंगा। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो इस फंक्शन की डेफिनेशन के आगे क्या लगा लेना है, नेगेटिव साइन, है ना। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन, अब मैं इसका ऑड एक्सटेंशन बनाने जा रहा हूँ, है ना। तो अब ये कॉमन नेगेटिव साइन, एक कॉमन नेगेटिव साइन मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह लगाऊंगा। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, पहले मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके चीजें वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे साइन x में x की जगह माइनस एक्स रखा, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस x में x की जगह अगर माइनस एक्स रखा तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स रखा, गौर से सुनना, और अगर x को मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो चला इसे 0 और ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएंगे, और ये आपके लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे। तो यही बात आपकी क्या हो जाएगी कि आपका जो x है वो माइनस पाई बाई 2 से 0 तक हो जाएगा। यहाँ पर ये जो x है वो कहाँ तक हो जाएगा भाई, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। यहाँ पे भी आपके a में तो कोई x है नहीं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन a में कोई x ना हो वो एक अलग बात है। पर क्या मुझे यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना होगा, क्योंकि मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। ये माइनस साइन मैं यहाँ पुश कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। आई होप आपको ऑड एक्सटेंशन की बातें समझ आ रही कि हम कैसे उसे सोचते हैं। सिमिलरली इस x को भी मैं किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस एक्स से। जब आप ऐसा करोगे तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन से तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, x, ध्यान से सुनना, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक चला जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही। तो यहाँ पर x आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जो है आपका वो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 तक जा रहा है। लेकिन सर आपने यहाँ तो माइनस एक्स रिप्लेस ही नहीं किया, तो बिल्कुल यहाँ भी कर लेते हैं। आप बताओ 10x एक ऑड फंक्शन है, तो 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x होगा, लेकिन उसका स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है। कॉसेक एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि साइन और कॉस आपके कैसे हैं, ऑड फंक्शंस, 10 और कॉट की तरह। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक नेगेटिव साइन। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? लेकिन अभी एक छोटा सा काम और हमें क्या करना है, अब छोटा सा काम क्या करना है कि सर अभी ये जो नेगेटिव साइन जो आपने तीनों में अभी मल्टीप्लाई नहीं किया था, अपनी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं इस नेगेटिव साइन को भी अंदर पुश करूंगा। तो जैसे ही हम इस नेगेटिव साइन को अंदर पुश करते हैं, इस नेगेटिव साइन को, तो मुझे क्या मिलता है, गौर से सुनना, इस नेगेटिव साइन को अंदर पुश करते ही मुझे यहाँ पर ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना। यहाँ पर भेजा तो ये माइनस है, और यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। तो ये जो एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आया है, ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है, ये आपके एफ ऑफ एक्स का कैसा एक्सटेंशन है, ये आपके एफ ऑफ एक्स का ऑड एक्सटेंशन है। क्योंकि जो भी एफ ऑफ एक्स की आपकी परिभाषा थी, उस परिभाषा के साथ एफ ऑफ एक्स की इस परिभाषा को अगर क्लब कर दिया जाए, तो दोनों फंक्शंस एक साथ मिलकर एफ ऑफ एक्स को एक ऑड फंक्शन बना रहे होंगे। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? जरा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस डेफिनेशन से मैच होता है। तो देखते हैं भाई ध्यान से। मैं पहले तो देख रहा हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मुझे यहाँ और ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिख रहा है। टेक्निकली ये आपका क्या होना चाहिए, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए ऑप्शन सी। आई होप ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को देखें तो माइनस पाई बाई 2 से 0 और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से 0, तो ये तो सेम है। लेकिन एक छोटा सा चेंज देखो, यहाँ पर ये क्या है भाई, माइनस ए, और अगर ये माइनस ए है तो यहाँ ए नहीं है, यहाँ पर माइनस ए है। थोड़ा और वेरीफाई कर लीजिए आप, टेन स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स को भी देख लो, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, और ये आपका माइनस पाई बाई 2। तो जाहिर सी बात है आपको इस फंक्शन का जो ऑड एक्सटेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्या ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था? मेरा आपसे कहना है देखो ऑड एक्सटेंशन कैसे आपको बखूबी समझने में हेल्प करेंगे कि इसके साथ अगर इस डेफिनेशन को क्लब कर दूं, एक फंक्शन लिखूं जी एक्स, कुछ भी लिख दूं लैम्डा एक्स, तो ये जो दोनों क्लब होकर लिखा जा रहा है ना, ये एक ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना आप, जैसे x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच कोई वैल्यू है, वैसे ही माइनस पाई बाई 2 से 0 में भी कोई वैल्यू है, और इस वैल्यू का ये नेगेटिव है। मतलब अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे ना, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ से आपको मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपका माइनस एफ ऑफ एक्स अगर बना दिया जाए तो वो इसका ऑड एक्सटेंशन होता है। बात समझ आ रही है? और इस तरीके से हम क्या मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। कोई डाउट यहाँ तक? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके लिए क्या निकल कर आता है, जरा देखते हैं और समझते हैं। वो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद पीरियड्स 7 and 11। बहुत बढ़िया। और वो पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन 5 माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बाई 3। तो पहली बात तो क्या एक पीरियोडिक फंक्शन होगा?
पीरियड अगर उसने मांगा है तो एक पीरियोडिक फंक्शन होना तय है, और नन ऑफ दीज दिया नहीं है तो पीरियोडिक होगा। और क्यों नहीं होगा? अगर आप पीरियोडिक फंक्शंस पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है सर, ये फंक्शंस भी आपके पीरियोडिक होते हैं, है ना। तो अगर मैं इन पीरियोडिक फंक्शंस की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना है बताओ सर? एफ ऑफ एक्स का पीरियड है 7, तो बढ़िया, एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 7, बहुत बढ़िया। बताओ जी ऑफ एक्स का पीरियड कितना है? सर जी ऑफ एक्स का जो पीरियड है दैट इज कितना? दैट इज कितना? 11, तो बढ़िया, जी ऑफ एक्स का पीरियड कितना हुआ? 11। गौर से सुना, बहुत मजेदार बात है। आप मुझे बता सकते हो एफ ऑफ एक्स बाई 3 का पीरियड कितना होगा? सर एफ ऑफ एक्स बाई 3 का जो पीरियड होगा दैट विल बी एफ ऑफ एक्स का पीरियड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 3 में, जो एफ ऑफ एक्स बाई 3 में एक्स का कोफिशिएंट है, यानी इसका पीरियड कितना है एफ ऑफ एक्स का? 7। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? 1/3। तो 7 को 1/3 से डिवाइड करना है, यानी 1/3 ऊपर आए तो 3 इंटू 7। तो एफ ऑफ एक्स बाई 3 का पीरियड कितना हुआ? 3 इंटू 7। आई होप आपको बात समझ आ रही है। सिमिलरली मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे जी ऑफ एक्स अपॉन 5 में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे जी ऑफ एक्स अपॉन 5 का भी पीरियड चाहिए। तो जी ऑफ एक्स का पीरियड कितना है? 11। तो जी ऑफ एक्स अपॉन 5 का पीरियड कितना होगा? 11 अपॉन 1/5, यानी कितना? 5 इंटू 11। क्या आप सब इस बात से एग्री करते हैं? आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। अब टेक्निकली मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रा सोच कर सिंपल सी बात का जवाब दो। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाई 5 का पीरियड चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाई 5 का पीरियड। तो शेलाई से मुझे निकाल लेना है एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इंटू 11। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। तो वो एलसीएम कितना आएगा? वो होगा 7 इंटू 5 इंटू 11। क्या आप सुन रहे हो? सिमिलरली अगर मुझे एफ ऑफ एक्स बाई 3 इंटू जी ऑफ एक्स का अगर पीरियड चाहिए तो वो कितना होगा? वो होगा 11 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि सब आपके को प्राइम है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो कितना आ जाएगा? वो होगा आपका 3 इंटू 7 इंटू कितना? 11। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अब इस फंक्शन का पीरियड यह है, इस फंक्शन का पीरियड यह है, और इन पर एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इनका पीरियड क्या होगा? ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ इन दोनों का। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगर इन दोनों का एलसीएम मुझे निकालना है तो देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? सर यहाँ भी 7 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 7 कॉमन दिख रहा है, तो उसको तो आप अलग ही रख लो, उसको तो आप अलग ही रख लो। ना सिर्फ ये, बल्कि सर अगर आप देखोगे तो 11 और 11 ये भी मुझे यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, तो इसे भी अलग रख लिया। अब जरा गौर से देखो सर, अब क्या बच रहा है? अब अगर मैं देखूँ सर तो यहाँ एक 5 और यहाँ एक 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो एलसीएम में मुझे एक 3 और एक 5 भी चाहिए होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मतलब ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है, कोई परेशानी। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, इसे मैं क्रैक कर लूँ तो बात बन जाएगी। तो ध्यान से देखो, बहुत गौर से सुना। 5 इंटू 3 कितना? सर 5 इंटू 3 होता है आपका 15। 15 इंटू 7 कितना? आई थिंक 105। 15 का 8 टाइम्स 120 होता है, तो 15 का 7 105। 105 इंटू 11 अगर मुझे निकालना है 105 इंटू 11, तो मेरा कहना है एक ही ऑप्शन है जो आपको यूनिट डिजिट पे 5 दे रहा है, क्योंकि 11 का 5 टाइम्स 55 होता है, तो ये 5 आपको एक ही ऑप्शन दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे और क्यों मार्क किया? बड़ी बेसिक सी हमारी थ्योरी है जो हमने पढ़ी है कि फंक्शंस पर अगर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो आप एलसीएम्स के साथ खेलो, और दूसरी बात, अगर एक्स में कोफिशिएंट के साथ कुछ खेला जा रहा है तो आप उस ओरिजिनल फंक्शन की पीरियड को उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। बस इतनी सी दो बातों पर बेस्ड है, एक आसान सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। क्या इस क्वेश्चन में कोई परेशानी? आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हैं कि पीरियड पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उन पीरियोडिक फंक्शंस की पीरियड हम कैसे निकालते हैं। बहुत मुश्किल और बहुत टफ टास्क नहीं है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दे दे रहा है, वो क्या बोल रहा है जरा पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है आपका -1 टू द पावर 2 पाई अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है सर। जी ऑफ एक्स जो है वो है आपका मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, और फाई एक्स जो आपका फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और वो पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल पीरियड्स होंगे किस किस के, एफ ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स के और फाई एक्स के, वो क्या होंगे, जरा आप ये बताएं। मैं कैसे शुरू करूं सर? मेरा कहना है आप एफ ऑफ एक्स से शुरुआत करिए। आप मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स को लेकर आपको क्या लगता है, एफ ऑफ एक्स एक कैसा फंक्शन होगा? देखो, घुमा फिरा कर उसने कुछ तो भी बात आपके सामने लिखी है, पर इस बात में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, मतलब इस बात में कोई भी खास बात नहीं है। आप समझो बात को। ये लिखा है -1 की पावर 2 पाई अपॉन पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर।
है ना, ये देखो ना, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या बन रहा है। इसमें एक करेक्शन आप ये कर लो, करेक्शन ये कर लो कि यहाँ पे आप लिख लो 2x, है ना, ये हो जाएगा आपका 2x। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्यों? क्योंकि 2π/π डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। अब क्या, अब आप देखो ना ऑप्शन सारे आपके लिए क्या दे रहा है सर, सारे ही ऑप्शंस में वो फर्स्ट फंक्शन के पीरियड को पाई डिफाइन कर रहे हैं। तो मुझे वैसे सोचने की जरूरत नहीं, पर अगर मैं पाई चेक करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, देखो f(x) का पीरियड आप देखो, वो कह रहा है कि वो x + π आपका f(x) ही देगा। सर देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर x + π किया तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 टाइम्स x की जगह मैंने x + π रखा। तो जैसे ही x + π रखा तो देखो x + π, देखो ध्यान से मैं आपको लिख के बताता हूँ, है ना, x + π से q कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये फंक्शन वही बना रहेगा। ये रहा -1, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रहा, 2 टाइम्स x + π अपॉन कितना, पाई तो ऑलरेडी है। और इस तरीके से अगर मैं इसे लिखता हूँ तो गौर से देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये दिख रहा है मुझे कितना, -1 टाइम्स, बहुत ध्यान से समझना, -1 टाइम्स 2x + 2π अपॉन π। आई होप आप सुन रहे हैं। और इस तरीके से देखूंगा मैं तो 2x अपॉन π + 2π अपॉन π। तो 2x अपॉन π तो मुझे ऐसा कैसा दिख रहा है, तो मैं इसे तो ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, 2x अपॉन π। और क्या दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है 2π अपॉन π। और अगर 2π अपॉन π दिख रहा है तो पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बच रहा है, +2। आई होप आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर मैं इस तरीके से अलग से अगर प्लस एक इंटीजर में देख पा रहा हूँ तो उसको मैं अलग से बाहर भी लिख सकता हूँ, उसको GIF के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ग्रेट इंटीजर ऑफ दिस +2। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद है। अब आप समझो ना, इस बेस की पावर दिस प्लस दिस है, मतलब वो टेक्निकली क्या रहा होगा, मतलब वो ओरिजिनली रहा होगा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कितना, 2x अपॉन π, और क्या इनटू -1 की पावर 2। अब -1 की एक इवन पावर मतलब क्या, 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। और ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका f(x) ही है। तो मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूँ सर कि आप कहे तो ओरिजिनल फंक्शन f(x) ही है, यानी हाँ पाई ही आपके इस फंक्शन की आपकी पीरियड रहने वाला है। तो ये तो सर सारी ऑप्शंस में दिया है, तो इससे फायदा हो या नुकसान हमें नहीं पता, पर मैं कहूँगा कि इस फंक्शन को पीरियोडिक होना तय था और आप उसको चेक भी मत करते, क्योंकि सब में ही उसने पाई दिया है आपकी सहूलियत के लिए कि आप इसे ठीक से सोच पाएँ। तो अगर मैं इसे सोच पा रहा हूँ तो अब मैं अगर ऑप्शन दूसरे वाले की बात करूँ तो लगभग मैक्सिमम ऑप्शंस मुझे पाई के दिए हैं g(x) के लिए, एक ही ऑप्शन 2π का दिया है। तो पहले मैं 2π चेक कर लेता हूँ। पर क्या मैं ये कहूँ कि 2π से छोटा पाई है तो पाई ही चेक कर लो, अगर पाई पर बात बन गई तो पाई से छोटा कुछ है नहीं तो पाई को हम मार्क कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इसके लिए मैं पाई देखने चला, है ना, तो मैं निकालता हूँ अब g(x + π)। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये होगा मॉड ऑफ साइन कितना, x + π को मैं π + x लिखूँ तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। आई होप आप सब एग्री करते हो उस बात से। माइनस कितना, मॉड ऑफ कितना, कॉस ऑफ। पहली बात तो आपको ये x + π पढ़ के ही क्लिक हो जाना चाहिए कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मॉड लगा हुआ है। सुनो, साइन पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा। अब प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो शेलाई से मैं वापस इसे क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ कितना, साइन x। वैसे इनकेस कोई पूछे कि प्लस होगा या माइनस, तो ऑल्दो ये नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड लगाए तो वो पॉजिटिव होगा ना। पाई + x मतलब कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता साइन के पॉजिटिव होने का। पर मॉड लगने की वजह से वो पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली cos π + x, पाई की वजह से cos तो cos ही रहेगा, तो ये रहने वाला तो cos x ही है। और दूसरी बात, फिर वही बात, पाई की वजह से कहाँ पुश होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब आपका tan और cot वहाँ पॉजिटिव होते हैं तो cos नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड अगर नेगेटिव का ले रहे हैं तो मॉड के कारण वो वैल्यू पॉजिटिव ही मेंटेन रहेगी। तो शेलाई से मैं g(x + π) निकालने चला था और मुझे वापस क्या मिल गया, g(x), मतलब तय बात सर ये निकल कर आ रही है कि अब आपका ऑप्शन बी तो आंसर नहीं है। अब अगर मैं देखूं तो मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है वो, कि जो आपका ये जो पार्ट है, कौन सा, अच्छा एक और बात है ना, ऑप्शन बी आंसर नहीं है तो क्या, मैंने एक पार्ट में इसके यहाँ पे π/2 भी हो सकता था। तो क्या हम क्रॉस चेक कर लें कि क्या कोई स्कोप है π/2 के आपके पीरियड बनने का इस फंक्शन के। तो देखो π/2 होने से क्या होगा, साइन π/2 + x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -cos x या +cos x, जो भी आप कहना चाहें। तो मेरे ख्याल से π/2 भी ये बात बना सकता है। देखो कैसे, बात समझना, बस प्लस और माइनस साइन से खेल होगा, सारी गड़बड़ियाँ हो जाएगी। ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x। तो g(x) बनने के बजाय वो बन जाएगा -g(x), तो g(x) नहीं मिलेगा। आप खुद रख के देख लेना कि जब आप x + π/2 करोगे तो यहाँ मिलेगा cos x और यहाँ मिलेगा sin x, क्योंकि π/2 + थीटा जब आप लेते हो तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको मिलेगा cos x - sin x, ऑफ कोर्स
मॉड में, तो उस कारण हमारा π/2 तो पीरियड बनने से रहा, और अगर π/2 बनने से रहा तो मैं ऑप्शन डी को भी हटा दे रहा हूँ। नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हम बड़े आराम से ये बात कह पा रहे हैं सर कि देखो हमारे जो सेकंड फंक्शन है g(x), उसका पीरियड ना तो 2π है ना π/2 है, उसका पीरियड क्या है? पाई है ना। तो अब मैं देख लेना चाह रहा हूँ कि पाई और π/2 में से कौन सा पीरियड होगा φx का, जो कि है f(x) इंटू g(x). अब f(x) और g(x) की अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो एक थ्योरी ये कहती है कि सर देखो आपने f(x) और g(x) का पीरियड निकाला, क्या यहाँ से निकाला? वो दोनों का पीरियड पाई और पाई है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि f(x) और g(x) पर अगर कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करे तो वो भी पीरियोडिक रहेगा इन दोनों के एलसीएम के साथ। तो पाई और पाई का एलसीएम पाई होता है, तो मैं आंसर पाई मार्क कर सकता हूँ और बहुत फेवर में हूं मैं ऑप्शन ए को मार्क कर देने में। पर अगर गलती से मुझे पाई से कोई छोटी वैल्यू मिल जाए जिसके लिए भी φx प्लस दैट पीरियड पर φx ही मुझे मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि सर फिर अब इसका पीरियड पाई नहीं π/2 मार्क करना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कोशिश करते हैं कि π/2 पर भी क्या हमारी बात बन जा रही है। तो मैं पहले तो φ(x) डिफाइन करने में इंटरेस्टेड हूं, है ना। तो φ(x) क्या होगा सर? f(x) जो होगा आपका, आई होप आप देख रहे हो, φ(x) क्या है आपका? f(x) इंटू g(x), है ना। अब अगर मैं φ(x) को अपनी परिभाषा दूं तो वो क्या बन रहा है सर? वो बन रहा है -1 की पावर कितना? -1 की पावर 2x/π का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये कितना है? 2x/π का GIF इंटू gx कितना है? मॉड ऑफ sin x माइनस cos x, है ना। तो ये कितना है भाई? ये आपका बन रहा है, आई एम रियली सॉरी, मॉड ऑफ sin x माइनस मॉड ऑफ cos x। अब मैं बस चेक कर लेना चाह रहा हूं कि मेरा कॉमन सेंस कह रहा है आंसर पाई यानी ऑप्शन ए है, पर π/2 वाला भी एक ऑप्शन चेक करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पीरियोडिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पीरियोडिक फंक्शंस धोखा दे देते हैं ना। वो एलसीएम वाला कंसेप्ट धोखा दे देता है कि अगर उससे छोटी कोई वैल्यू मिल जाए तो फिर वो पीरियोडिक उस पर भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं π/2 के लिए चेक करता हूँ। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं निकालने जा रहा हूँ फाई ऑफ कितना? फाई ऑफ x प्लस π/2। आपको खुद दिखेगा कि सर देखो शायद π/2 पे बात बन सकती है। क्यों? सुनना, बात ध्यान से सुनना। x की जगह x प्लस π/2 रखा तो -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना। x की जगह क्या रखा? x प्लस π/2। तो x प्लस π/2 अपॉन कितना? पाई। आई होप आप सुन रहे हैं। इनटू यहाँ पे देखना, x की जगह π/2 प्लस x रख देते हैं तो ये है मॉड ऑफ कितना? साइन ऑफ π/2 प्लस x। आई होप आपको दिख रहा है। और ये कितना है? माइनस मॉड ऑफ कॉस कितना? π/2 प्लस x। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सर क्या कहना पड़ रहा है आपको? क्या लग रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को देखो। देखो भाई, ये लिखा है -1 की पावर, ध्यान से देखो, 2x/π प्लस 2 से 2 कैंसिल, π/π यानी 1। तो -1 की पावर मुझे 2x/π तो दिख रहा है और मुझे +1 भी दिख रहा है। तो वो जो +1 है उसको मैं अलग से लिख सकता हूँ। और अगर पावर्स ऐड हो रही हैं, मतलब नीचे जो एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट में रहे होंगे कुछ उस तरीके से, जो यहाँ पे +1 दिख रहा है उसको मैं -1 की पावर में लिख सकता हूँ अलग से। और इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट जो आपका निकल कर आ रहा है, इसे गौर से देखो सर। ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है? sin 90 + θ वो होता है cos θ। आई होप आपको पता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ cos x, सुन रहे हो आप लोग, माइनस cos 90 + θ होता है माइनस sin θ, क्योंकि 90 के कारण cos हुआ sin में कन्वर्ट, और 90 प्लस यानी आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, वहां पे cos पॉजिटिव नहीं होता है, साइन होता है, तो cos क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन मॉड के अंदर है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे sin x ही लिख दूंगा। एक छोटा सा काम मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, -1 की पावर 1 एक नेगेटिव वैल्यू होगी, उसे अंदर यहाँ पुश कर दो। तो जैसे ही ऐसा किया तो ये क्या मिल रहा है सर? ये मिल रहा है -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x/π टाइम्स, ये नेगेटिव साइन अंदर गया है तो क्या हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है sin x माइनस मॉड ऑफ cos x। अब मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने को कहूँ आपसे, तो क्या आप ये नहीं देख पा रहे हो कि सर ये तो वापस हमें क्या मिल गया? φx। मतलब हम किसे सॉल्व कर रहे थे? फाई ऑफ x प्लस π/2 को, और वो वापस मुझे φx दे रहा है। मतलब टेक्निकली होने को पाई डेफिनेटली इसकी पीरियड होगा, पर उससे भी ज़्यादा रिफाइंड पीरियड मुझे क्या दिख रहा है? π/2। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि हम π/2 इसका पीरियड क्यों मार्क करेंगे और इससे क्यों ऐसे सॉल्व करेंगे? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है f और g आपके कैसे फंक्शंस हैं? f और g आपके दोनों 1 1 फंक्शंस हैं।
अब f और g आपके 1 1 फंक्शंस हैं, तो वो आपसे एक एक करके ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे बताओ सर कि आपका f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स एंड f ऑफ g ऑफ x, ये आपके कैसे फंक्शंस होंगे, इनको लेकर वो आपसे अपना ओपिनियन मांग रहा है ना। तो f और g आपके पहली बात तो 1 1 फंक्शन है, तो क्या, तो ज़रा ऐसे देख लेते हैं। अब सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं 2 1 1 फंक्शंस लेकर भी सोच सकता हूँ अगर आपको ठीक लगे तो, या फिर इसको ऐसे समझो, ऐसा होना क्यों ज़रूरी है, मेरा आपसे कहना है, मतलब आप क्यों कहोगे कि f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स या f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स भी 1 1 हो, मतलब एक बस एक कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है कि ऐसा कहना क्यों सही नहीं है, उस बात को हम समझते हैं। पर उससे पहले अगर आपने एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। f ऑफ g ऑफ x, आप याद करो f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x को 1 1 कौन बनाता था, याद करो। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, इन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिंगल करेक्ट, और मुझे ऑप्शन सी पे नजर जैसे ही जाती है तो कोई कहता है अगर f ऑफ g ऑफ x अगर आपका 1 1 है, f ऑफ g ऑफ x अगर आपका 1 1 है, तो लकीली क्या आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि इसको 1 1 बनाने में इन्होंने ही मदद की है। आप सुनना, आई होप आपको ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी याद है कि जैसे सर यहाँ पर कुछ हैं वैल्यूज x1 है ना, मतलब आपके पास ये 3 सेट हैं, ये 3 सेट क्या हमने लिए, 3 सेट जो हैं वो है, लेट्स से ये है सेट A, ये है सेट B और ये है सेट C, है ना। आपका जो फंक्शन f है वो आपने A से B में डिफाइन करते हुए देखा है, आपका जो फंक्शन g है वो आपने कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया है, B से C में, तो ये तो आपको g ऑफ f ऑफ x देगा। मैं इसका उल्टा लिखता हूँ, है ना, उल्टा लिखने का मतलब मैं फिर से लिखता हूँ, गौर से सुनिएगा, आपका जो g फंक्शन है वो आपका लेट्स से A से B में डिफाइंड है, और आपका जो फंक्शन f है वो लेट्स से B से C में डिफाइंड है ना। तो गौर से सुनिएगा क्या वो कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, आपका g ऑफ x, और यहाँ से यहाँ तक में कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, आपका f ऑफ x। जैसे सिंपल सी पॉइंट को आप समझना, एक बड़ी साधारण सी बात को, अगर a के पास कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि a1, a2 और a3, और आपसे कोई कह रहा है कि g ऑफ x आपका एक 1 1 फंक्शन है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि g ऑफ x आपका 1 1 फंक्शन है, इसका मतलब क्या है सर, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि a1 के लिए एक ही एक इमेज होगी डिस्टिंक्ट b1, a2 की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी b2 और a3 की एक डिस्टिंक्ट इमेज क्या होगी b3। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं इंटू ऑन टू में नहीं जा रहा, मैं तो 1 1 बना रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से उसने कहा f भी आपका 1 1 फंक्शन है, मतलब b1 की एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी c1, b2 की एक डिस्टिंक्ट इमेज c2 और b3 की डिस्टिंक्ट इमेज c3। अगर मैं f ऑफ g ऑफ x अगर ढूंढता हूं, अब मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं भाई, मैं ढूंढने जा रहा हूं f ऑफ g ऑफ x, तो वो कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, f ऑफ g ऑफ x के डोमेन से f ऑफ x की रेंज तक डिफाइंड होगा, मतलब कोडोमेन तक, तो वो a से c में डिफाइंड होगा। आई होप आप देख पा रहे हो, वो आपका a से c में डिफाइंड होगा। अब अगर वो a से c में डिफाइंड है तो मैं c के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि c1 c2 c3 के लिए क्या मुझे यूनिक और डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं, हाँ सर a1 a2 a3 मिल रही है, क्या कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको कोई मल्टीपल वैल्यूज लेकर आ रही है, सवाल ही नहीं उठता सर, ये भी 1 1 है और ये भी 1 1 है, और ये हमने पढ़ी है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है आपका f ऑफ g ऑफ x भी कैसा होगा 1 1। तो पहले तो अगर ये सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है तो मैं ऑप्शन सी मार्क करके खुश हो जाऊंगा, पर इन केस अगर मुझे पूछा जा रहा है कि ए और बी भी है या नहीं, अगर मान लो मल्टीपल करेक्ट होता और मुझे ये प्रूव करना है कि ए और बी गलत है तो क्यों है, तो ज़रा इस बात को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि ए और बी के गलत होने में समस्या क्या है। देखो, जैसे एक छोटी सी बात हम करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर 1 1 है, जैसे मैं मान लेता हूँ कोई सा भी एक फंक्शन है ना, मैं पहली बात तो एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ, लेट्स से साइन एक्स। अब एक छोटी सी बात, मैं एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, मैं एक्स की वैल्यू 0 से π/2 तक ले रहा हूँ, है ना। तो हम जानते हैं सर 0 से π/2 में साइन एक्स कैसा होता है 1 1, है ना। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 से π/2 तक ले रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है ना। और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लेता हूँ क्या, cos x, और cos x कहाँ से कहाँ तक मान रहा हूँ, cos x में मान लेता हूँ वापस x को आपको ले लेता हूँ, वही सेम डोमेन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में sin x और cos x दोनों ही आपके कैसे फंक्शंस होते हैं, दोनों ही आपके सॉर्टेड से फंक्शंस हैं जो कि कैसे हैं भाई 1 1। अब आप एक बात बताओ, sin x प्लस cos x कैसा होगा सर, अगर आप निकालोगे sin x प्लस cos x, है ना, मैं इस ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, तो sin x प्लस cos x, x की वैल्यू 0 से π/2 में कैसा होगा, जरा सुनो, x की वैल्यू 0 ट्राई करो, तो सर जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, sin 0 0 cos 0 1, x की वैल्यू π/2 ट्राई करो, sin π/2 1 cos 0 1, यानी कि सर x की वैल्यू 0 पर भी ये 1 है और x की वैल्यू π/2 पर भी ये 1 है,
मतलब x की दो डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज़ पर मुझे f ऑफ x मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x की सेम वैल्यू क्या मिल रही है 1। आप समझ पा रहे हो क्या? तो क्या ये 1 रहा? आई थिंक नहीं। इस तरीके से मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, अब आप सोच के देखो, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स यानी क्या? साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन x इंटू कॉस एक्स कैसा बिहेवियर दिखा रहा है? आप खुद सोचो, फिर से वही बात, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, 0 इंटू 1 0, x की जगह पाई बाई 2 रखता हूँ, फिर वही बात 1 इंटू 0 0, तो जाहिर सी बात है सर वापस ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है आपका 0 इन दोनों वैल्यूज़ पर, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ पर सेम, यानी ये कैसा है 1 1, यानी सर सवाल ही नहीं उठता। आपका ऑप्शन सी एक बेसिक स्टैंडर्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, जो कि आपको याद होगा, एक अच्छा डिटेल्ड डिस्कशन भी हमने इस बात पर किया है। तो क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई परेशानी इस बात से? आई होप आपको समझ आ रहा है कि आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है। बहुत कॉम्प्रहेंसिव ये तैयारी है और हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।